जय हिंद छात्रों, एडू संगम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छठी कक्षा से अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। छात्रों, हम सभी भोजन करते हैं। भोजन के रूप में तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन सभी खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आज हम उन्हीं खाद्य पदार्थों और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों के सलाद के रूप में भी लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? तो प्रश्न उठता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। आइए क्रियाकलाप 1 के माध्यम से जानें। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्र में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाएं। इन सभी क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाए और पकाए जाते हैं। आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। यहाँ देखिए, ये बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के भोजन की एक संक्षिप्त तालिका है। सबसे ऊपर है मगध क्षेत्र। इस क्षेत्र में लिट्टी चोखा, खिचड़ी, दाल भात, रोटी सब्जी और विरंज यानी कि टिकारी खाया जाता है। छात्रों, ये मगध क्षेत्र वही है जहां चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य से आपको याद होगा कि आचार्य चाणक्य को एक खिचड़ी के माध्यम से एक बुढ़िया ने राज्य को जीतने का एक गुप्त संदेश दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि खिचड़ी इस क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध होगा और ये आज से नहीं, उस समय से खिचड़ी खाई जाती है। इसमें टिकारी या विरंज जो है वहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है जो विशेष रूप से शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता है। आगे आते हैं भोजपुरी क्षेत्र। भोजपुरी क्षेत्र में भी लिट्टी चोखा, दाल भात, रोटी सब्जी, मोकनी, पराठा, पनीर, दही, रायता, खीर पूरी, हलवा आदि खाए जाते हैं। लिट्टी चोखा के बारे में तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि लिट्टी चोखा बिहार की पहचान है। आगे आते हैं वज्जिका क्षेत्र। वज्जिका क्षेत्र में भी दाल भात, रोटी सब्जी, भजिया, अरकच, दही, चूड़ा, पुआ पूरी, पापड़, मखाना का खीर, भात, माछ, सकरोड़ी, महुआ, मूढ़ी, भुंजा आदि खाया जाता है। उसके बाद अंग क्षेत्र। अंग क्षेत्र में रोटी सब्जी, दाल भात, पराठा, घुगनी, मूढ़ी, पापड़, अचार, सत्तू, मछली भात, ठेकुआ, पुआ पूरी इत्यादि खाया जाता है। यह सभी यहाँ के मुख्य भोजन में से कुछ हैं। इसके अलावे और भी काफी कुछ खाया जाता है। तो ये थे बिहार के कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ जो यहाँ खाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? आइए हम आपको यहाँ के कुछ भोज्य पदार्थ के बारे में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ है राज्यों और उनके भोजन। देखिए छात्रों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों ही राज्यों में लगभग खान पान लगभग एक सा है। यहाँ पर माछ भात यानी कि मछली भात, मूढ़ी, रसगुल्ला, पान आदि प्रमुखता से खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रोटी सब्जी, भात, दाल इत्यादि है। इसके अलावे और भी बहुत कुछ खाया जाता है। ये सब प्रमुख है। पंजाब में दाल रोटी, मक्खन, पनीर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ सरसों की साग और मक्के की रोटी बहुत फेमस है। गुजरात खान पान के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ खमन, ढोकला, मीठी सब्जी, मीठी दाल, भुजिया, गुजिया, बाजरे की रोटी, पुरान पोली यानी मीठा पराठा, फाफड़ा, जलेबी, खाखड़ा, हांडवो आदि खाए जाते हैं। छात्रों, गुजरात के खान पान के बारे में एक बात आप को जानना जरूरी है कि यहाँ पर अधिकांश भोज्य पदार्थ मीठा बनाया जाता है।
चाहे दाल हो, सब्जी हो या मांस मछली ही क्यों ना हो, उसमें चीनी डाल दिया जाता है, जो उत्तर भारतीय के लिए, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग तरह का भोजन होता है। आप अगर कभी भी गुजरात में जाएं के होटलों में खाने जाएंगे तो आपको गुजराती थाली मिलेगी और उसमें दाल सब्जी सब मीठा मिलेगा। अगर आपको नमकीन खाना चाहिए तो आपको पंजाबी थाली वाले होटल में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप भूखे रह जाएंगे या फिर ठीक से खा नहीं सकेंगे। आगे आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत भी खान पान के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको देश भर के सभी जगह पर अब होटलों में, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी आपको खाने के लिए दक्षिण भारतीय व्यंजन मिल जाएंगे। इनमें है इडली, डोसा, सांभर, चावल के व्यंजन, दही, नारियल, टमाटर के व्यंजन इत्यादि। उसके बाद है महाराष्ट्र। यहाँ का पाव बड़ा बहुत ही फेमस है। उसके अलावा पोहा, जिसे हम लोग हमारे क्षेत्र में चूड़ा कहते हैं, उसे ही वहाँ पर पोहा कहा जाता है। उसके अलावा उसल, चावल, झुनका, मिसाल पाव, रावा, सिरा, उपमा, थाली पीठ इत्यादि खाए जाते हैं। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान, यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, भुजिया, संगड़ी, पिटाउर की सब्जी, दाल की पूड़ी, मावा, मालपुआ, बीकानेरी रसगुल्ला इत्यादि फेमस है। तो ये थे भारत के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कुछ व्यंजन के नाम। आप इससे उस तालिका को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा एक प्रश्न क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। तो आइए पता करें कि जांच कैसे करें। इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की जरूरत होगी। कुछ परख नलियों, ड्रॉपर की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। तो आइए पहले जांच के लिए घोल तैयार करने की विधि जान लें। इसके लिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा यानी 8-10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला दिया जाता है। उसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन 100 ml जल में यानी 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। उसके अलावा 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाता है। अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर से तालिका में दिखाए तरह तरह के खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाएं। दूध, तेल, घी जैसी चीजों को छोटी शीशियों में लेकर आएं। यदि किसी खाद्य पदार्थों में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर लें कि ये मंड या स्टार्च क्या है। तो हम जो कुछ खाते हैं उसमें से जो अनाज होता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि, तो इन सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट प्रमुखता से होता है और कार्बोहाइड्रेट में मंड प्रमुख है। इसको आप सीधे सीधे समझना है तो आपके घर में जो भात बनता है, उस चावल पकने के बाद उसको पसा लिया जाता है, यानी चावल के पानी को छानकर अलग कर लिया जाता है। उसे हम लोग स्थानीय भाषा में माड़ कहते हैं। वास्तव में वो माड़ ही मंड है या स्टार्च है और इन सभी खाद्य पदार्थों में मांड या मंड होता है और यह कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है।
इसलिए आपको कई बार सुनने के लिए मिलेगा कि भात को पकाने के बाद जो माड़ बनता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चावल का अधिकांश कार्बोहाइड्रेट उस माड़ के साथ ही बर्बाद हो जाता है। तो क्रियाकलाप करते हैं। मंड की जांच। भोजन में मंड या स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार्च या मंड की जांच करने के लिए चावल या माड़ में 2-4 बूंद आयोडीन की डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। आप इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है अथवा नहीं है। अपने अवलोकन को तालिका में अंकित कीजिए। आगे है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए। उसके बाद उस परख नली में 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। उसके बाद आप ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालिए, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आगे आप परख नली का खाद्य पदार्थ का अवलोकन कीजिए। उसके बाद आपको परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का दिखाई पड़ता है। यदि बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से उसमें प्रोटीन है। छात्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जांच के लिए खाद्य पदार्थों में 10 बूंद कास्टिक सोडा और 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें समझना चाहिए कि प्रोटीन है। आगे है वसा की जांच। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रहे कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। इस जल पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वसा की जांच के लिए खाद्य पदार्थ को सूखे कागज पर रखकर कूटने पर तेल लग जाए तो उसमें वसा है। उस कागज को धूप में देखने पर कागज पारभासी या धुंधला दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि उसमें वसा है। अब आप ऊपर दिए गए विधियों से खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की जांच कर सकते हैं और इस तालिका को भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा की परीक्षण कर अवलोकन करें कि इसमें एक से ज्यादा पोषक तत्व है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों जरूरत होती है? छात्रों, यह अध्याय ज़्यादा लंबा है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। आप इस अध्याय का पार्ट 2 जरूर देखिएगा।